हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कल ही स्टार्ट किया है, दैट वाज बैंकिंग। हमने मीनिंग ऑफ बैंकिंग पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा बैंकिंग में दो तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। हमने सबसे पहले कल पे कब किया था कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है और कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमने पढ़ा कि कमर्शियल बैंक दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। जब हमने प्राइमरी फंक्शन की बात करी तो प्राइमरी फंक्शन दो तरह के थे, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा ग्रांटिंग लोन्स या एडवांसिंग लोन्स। अब उसमें जो सबसे पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तीन तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एक कमर्शियल बैंक। सबसे पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट और तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। जब हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा तो उसमें तीन चार बातें लिखी थी। पहला, ये बिजनेस फॉर्म ओपन अप करवाती है करंट अकाउंट। दूसरा, इसमें चेक की फैसिलिटी मिलती है। तीसरा, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, रादर यू हैव टू पे सर्विस चार्जेस। ठीक है, और इसमें आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें और जितने मर्जी अमाउंट की करें। फिर दूसरा अकाउंट जो था सेविंग अकाउंट, जो एक इंडिविजुअल ओपन कराता है। इसका मोटिव होता है कि आप कुछ पैसों को सेव कर सके, इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी चेक की फैसिलिटी आपको मिलती है, बट इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर एक लिमिट है। अनलिमिटेड अमाउंट और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन इसमें आप नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें पैसा एक बार जमा हो गया, वो एक फिक्स पीरियड के बाद ही विड्रॉ होगा। आप उसमें पैसा बार बार निकाल नहीं सकते। इसमें कोई चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती, पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है दूसरा फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के दो पार्ट थे ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा ग्रांटिंग लोन्स। अब ये जो कमर्शियल बैंक है लोन भी देता है, तीन तरह के लोन देता है। सबसे पहला कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। जो हम सबसे पहला लोन पढ़े कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट होता क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नहीं, चलो ध्यान से समझना। जब कोई बिजनेस फर्म अपना स्टॉक या कोई करंट एसेट गिरवी रखे, उसके अगेंस्ट में बैंक एक लिमिट बना देता है। कैसी लिमिट? कि आपको एक लोन की लिमिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आपने 10 लाख का स्टॉक रखा, बैंक कहता है इसके अगेंस्ट में मैं आपको 8 लाख की लिमिट बना देता हूं। ठीक है, 8 लाख की जो लिमिट है वो 8 लाख का लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप उसमें से पैसा निकाल के यूज कर सकते हैं। पर इसमें एक फायदा होता है लिमिट में, कि वो 8 लाख आपके अकाउंट में हमेशा पड़े रहते हैं, बट आप जितना विड्रॉ करेंगे ना, आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसे पे देना है। मतलब आपके अकाउंट में अगर 8 लाख है और आपने यूज किए 2 लाख, तो आपको इंटरेस्ट 2 लाख पे देना है। आपने फिर 1 लाख और निकाल लिए, तो अब इंटरेस्ट 3 लाख पे देना है, पूरा 8 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना। ये एक नॉर्मल लोन की तरह नहीं होता। नॉर्मल लोन में तो क्या होता है कि आपने जितना लोन आपके अकाउंट में आ गया, आपको पूरे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ आ गई बात? तो एक बार कैश क्रेडिट फटाफट से रीड करते हैं, क्या लिखा है। कैश क्रेडिट रेफर्स टू द लोन given to the borrower against his current asset like shares, stocks, bonds, etc. A credit limit is sanctioned. इसमें एक लिमिट आपको दे दी जाती है, and the amount is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit. वो कह रहे हैं अपनी लिमिट में वो जितना मर्जी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, and the interest is charged on the amount actually withdrawn. जितना विड्रॉ करेंगे आप उसी पे इंटरेस्ट पे करेंगे। Is it okay? Next is demand loan. डिमांड लोन बेटा वो लोन होते हैं जो आपको बैंक ने दे तो दिए, पर जिसको बैंक कभी भी रिकॉल कर सकता है। इस पे इंटरेस्ट जो है, इसमें क्या होगा, जितना आपने लोन लिया वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यूज मान लो वही 8 लाख का लोन है, आप उसमें से 2 लाख यूज करें, 4 लाख करें या 6 लाख करें,
या पूरा 8 लाख का रहे, इंटरेस्ट आपको पूरा 8 लाख पे ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 लाख यूज करे तो 2 लाख पे इंटरेस्ट होगा। ये एक नॉर्मल लोन की तरह डील होता है। क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डिमांड लोन रेफर्स टू दोज लोन which can be recalled on demand by bank at any time। बैंक कभी भी आपसे रिकॉल कर सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि अभी कह दिया तो अभी लेके आ। वो टाइम देंगे आपको कि मुझे इतने दिन में वापसी चाहिए। The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum। और आपको इंटरेस्ट पूरे सम पे देना है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कौन से लोन होते हैं? वो लोन जो आपको पर्सनल लोन मिले पर उसमें आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़े। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना। आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। वो गिरवी जो रखते हैं दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। बट जब उसके एडिशनल में कुछ और भी सिक्योरिटी देनी पड़े आपको तो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसा जनरली क्यों किया जाता है? कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों मांगी जाती है? एडिशनल सिक्योरिटी क्यों मांगता है बैंक? सपोज मैंने ये प्रॉपर्टी रखी है बैंक के पास गिरवी, इसके अगेंस्ट में उन्होंने मुझे 30 लाख का लोन दिया। सपोज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अब ये वैल्यू कम हो रही है, 30 लाख का लोन है, सपोज इसकी वैल्यू रह गई 25 लाख। क्या बैंक अब सेफ है या बैंक रिस्क में आ गया? तो बैंक मेरे से क्या मांगेगा? सर एडिशनल सिक्योरिटी दे दो। तो वो एडिशनल सिक्योरिटी को बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ये टॉपिक हम अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हैं, डिबेंचर वाले चैप्टर में। तो पढ़ते हैं एक बार। अभी यहाँ क्या लिखा है? दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोअर। वही सब बातें कि पूरा अकाउंट, आप पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आप जितना मर्जी यूज करें, पर आपको इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे देना पड़ेगा। आप उसे यूज करें या ना करें, कम करें ज्यादा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेनिफिट सिर्फ आपको एक लोन में मिलता है। कौन से लोन में? कैश क्रेडिट। समझ आ गई बात? yes, आगे चलते हैं। प्राइमरी फंक्शन हमारे खत्म हुए, अब हम सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर आपको याद करना है, देखो कल से मैं अब तक दिमाग में समरी बना रहा था, अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चे कहते हैं बार बार से समरी कैसे बनाई, चैप्टर को होल्ड कैसे करें। देखो अभी टाइम हमें दोबारा से मिल गया है। आप अब चाहे तो सब, मैं आपको बताऊं फैक्ट, सब बच्चों का एक बार पूरा सिलेबस हो चुका है, दोबारा पूरा हो रहा है। इसके बाद अगर कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर आप कहेंगे दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। तो अब इस बार आपके पास ऑप्शन है कि मैक्स, मतलब आप में से ज्यादातर बच्चे 90+ स्कोर कर सकते हैं इजीली। थ्योरी में तो अकाउंट्स तो प्रैक्टिस मांगती है, थ्योरी में आप इजीली 90+ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिवीजन का टाइम और मिल गया, और वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखो अब मैं अगर बात करूं, हमने पहले पढ़ा क्या? कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग, ठीक है। फिर हमने इसके पढ़े फंक्शंस। इस तरह की समरी आप खुद बनाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हर बच्चा समरी अपने अकॉर्डिंग उसमें लिखता है बातें। फंक्शंस दो तरह के, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो तरह के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। अब देखो मेरे लिए तो एडी और जीएल बहुत है, पर कुछ बच्चे इसको पूरा लिखना चाहेंगे, क्योंकि आपको नहीं है, मैं तो बहुत बार पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मेरे दिमाग में फीड हो चुके हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप भी इसी पे आने वाले हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में तीन तरह से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को आप। नहीं, सबसे पहले करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, राइट। फिर ग्रांटिंग लोन्स, तीन तरह के लोन, सीसी, कैश क्रेडिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन्स। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि सेकेंडरी फंक्शन कौन से। देखो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है, और हर एक का अगर आपको मीनिंग याद है तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपके पास लेंथी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है इसमें, आपसे अकाउंट डिपॉजिट के मतलब पूछ सकते हैं। चलो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन। बेटा सेकेंडरी फंक्शन नाम ही बता रहा है कि ये बचे हुए जितने भी बैंक काम करता है वो सब यहां कवर हो जाएंगे।
बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन पहला लिखा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो बच्चे अकाउंट्स कर रहे हैं उन्हें ओवरड्राफ्ट 11 से लेके अब तक बहुत बार समझा दिया गया होगा, फिर भी एक बार सुनते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए मैंने किसी को चेक काट के दिया 1,05,000 रुपए का, जनरली वो चेक की पेमेंट हो जाएगी या बाउंस हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। बट अगर मैं बैंक का रेगुलर, रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेबल कस्टमर हूं, अब वो कैसे पता लगेगा सर? अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आपके बिजनेस में, आपके अकाउंट में पैसा आता जाता रहता है और अच्छा अमाउंट रहता है और आप कोई फॉल्ट नहीं करते किसी भी पेमेंट में, तो बैंक की नजरों में आपकी एक इमेज बन जाएगी, क्योंकि आपके अकाउंट्स बहुत टाइम से चल रहे होंगे वहां पे। तो बैंक अपने रिस्पेक्टेबल कस्टमर को एक लिमिट तक अपना पैसा ओवरड्रॉ करने को अलाउ करता है। उस ओवरड्रॉ को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बट ये किसको मिलता है? रेगुलर और रिस्पेक्टेड कस्टमर्स को एक लिमिट तक, ये नहीं कि अनलिमिटेड। अब मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख है, 1,05 का चेक में दे रहा हूं, तो वो लिमिट बना देते हैं कि सर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट ना 10,000 तक की है। मतलब अपने अकाउंट में जितना पैसा है उसमें 10,000 तक आप एक्स्ट्रा किसी को दे सकते हैं। वो 10,000 रुपए आपके लिए लोन बन जाएगा, इंटरेस्ट लेंगे वो आपसे, बट एक फैसिलिटी तो मिल गई। ठीक है, तो वो होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जनरली बिजनेसमैन को मिलता है, करंट अकाउंट में लिमिट मिलती है, ये हमको सेविंग में नहीं मिलेगी। अच्छा, सेविंग में किस बात की लिमिट देने भाई? बिजनेसमैन होते हैं रिस्पेक्टेबल, क्योंकि उनकी डीलिंग रेगुलर होती है। सेविंग में तो ट्रांजैक्शन में लिमिट है, तो रेगुलर डीलिंग कैसी हो सकती है सेविंग अकाउंट में? क्या कहा? रेगुलर डीलिंग ना, और अच्छे अमाउंट की डीलिंग। सेविंग अकाउंट में खुद ही लिमिट लगा रखी है, तो वो क्या कह रहे हैं? अच्छे अमाउंट की हम ही नहीं करने देंगे। तो देखो क्या लिखा है ओवरड्राफ्ट, इट रेफर्स टू द फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। उन्होंने खुद बता दिया ओवरड्रॉ किसको करना अलाउ कर रहे हैं? करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, एक लिमिट तक। This facility is generally given to respectable and reliable customer for a short period. उनको भी थोड़े समय के लिए दे रहे हैं, 10-15 दिन, 1 महीना या 2 महीने, इससे ज्यादा उन्हें भी नहीं देंगे, क्योंकि बैंक को इस पे इंटरेस्ट जो है बहुत कम चार्ज करता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिन बच्चों ने 11th में चैप्टर पढ़ा है वो समझ जाएंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम फिर से एक बार इसको दोबारा से समझते हैं क्या होता है। ध्यान से समझेंगे बेटा। 2 पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचे। बी हैज टू पे, बी ने अभी पैसे देने हैं। ए को पैसों की जरूरत है आज। बी ने जो बी ने उसे कहा कि भैया 3 महीने बाद पैसे दूंगा। बी ने क्या कहा कि भैया आफ्टर 90 डेज आई विल पे यू द मनी। तो ए कह रहा है भाई एक काम कर, तू 90 डेज बाद पक्का दे देगा? उसने हाँ। उसने ए ने एक पेपर लिया, प्लेन पीस ऑफ पेपर, उस पे स्टैंप लगाई और उसने लिख दिया कि बी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो इतने टाइम बाद पेमेंट दे देगा, और इस पे करा लिए बी के साइन। अब ये स्टैंप भी है, साइन भी है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा के ए ने अपने पास रख लिया होगा। पेमेंट आनी है 3 महीने बाद। ए क्या करेगा? ए वो बिल लेके अपने बैंक के पास जाएगा। मान लो 10,000 का बिल है, ए को पेमेंट चाहिए आज, पेमेंट आएगी 3 महीने बाद। ए बैंक के पास गया कि बैंक मेरी पेमेंट 3 महीने बाद आनी है, ये उसका प्रूफ है, ये बिल आप रख लो, आप बी से पैसे ले लेना, क्योंकि बी ने साइन करे हैं। आप बी से पैसे ले लेना, मुझे आज पैसे दे दो। बैंक कहता ठीक है, 10,000 का बिल है, हम आपको इसके लिए 9,500 रुपीज पे करेंगे इमीडिएटली। 500 रुपए हम काट लेंगे हमारी कमीशन, कि भाई हम 3 महीने वेट भी कर रहे हैं और आपको इमीडिएटली पैसा भी दे रहे हैं। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है? कम पैसे मिलने वाले हैं, तभी उसका नाम क्या रखा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई प्रॉब्लम? एक बार 2 लाइनें पढ़ लेते हैं जो लिखी है छोटी सी। It refers to facility in which holder of bill of exchange can get the bill discounted with the bank
बिफोर द मेच्योरिटी। मेच्योरिटी आने से पहले ही आप उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। मेच्योरिटी तो 3 महीने बाद किया ना इसकी, तो आप उसे आज ही डिस्काउंट करा सकते हैं। मेच्योरिटी का मतलब जब उसकी पेमेंट एक्चुअल में होनी है 3 महीने बाद, उससे पहले ही आप डिस्काउंट करा लेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन बैंक पेज द बैलेंस टू द होल्डर, ठीक है। और मेच्योरिटी पे बैंक उससे जाके पैसे ले लेगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझे हुए हैं तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एजेंसी फंक्शन। बैंक एज एन एजेंट, एजेंट कौन होता है बेटा? जो कमीशन चार्ज करता है, कमीशन एजेंट जिसे हम बोलते हैं, ब्रोकर भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। बैंक एज एन एजेंट भी कुछ काम करता है। एज एन एजेंट बैंक काम करता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब जब आप पैसे किसी दूसरे को भिजवाना चाहते हैं तो क्या बैंक आपके पैसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है फंड्स को। अब जब वो ट्रांसफर होते हैं पैसे, वो पैसे ट्रांसफर होते टाइम आप देखना कि बैंक कुछ कमीशन चार्ज करता है आपके अकाउंट में से। बहुत नॉमिनल चार्जेस, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हर ट्रांजेक्शन पे तो नहीं करते। बैंक एनुअल चार्जेस ले लेता है अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से, या एटीएम चार्जेस के नाम से, कभी टेलीफोन वो क्या कहते हैं एसएमएस चार्जेस के नाम से। तो बैंक डिफरेंट फैसिलिटी के लिए आपसे पैसे डिडक्ट करता रहता है, जो बैंक के लिए ट्रांसफर फंड्स की कमीशन भी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अब जो बच्चे ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, आप देखना आपके आई थिंक क्वार्टरली 17 to 20 रुपीज डिडक्ट होते हैं। 3 महीने में एक बार वो करते हैं। अब हमें लगता है ठीक है यार, इतना सारा हमने ट्रांसफर भी किया, कहीं जाना नहीं पड़ा, इतने का तो तेल बच गया, ये वो। बट बैंक के लिए वो 20 रुपीज भी बहुत है। पता है क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं, उनके लिए लाखों कस्टमर है। लाखों कस्टमर के अकाउंट से 20 रुपए काट लिए तो 20 लाख रुपए बैठते हैं वो, अगर 1 लाख कस्टमर भी हुए। जबकि हमारे देश में पॉपुलेशन 131 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ तो चलो हटा दो बच्चे हैं, ठीक है। 20 करोड़ हटा दो सीनियर हैं जिन्होंने अकाउंट नहीं खुलाए हुए। 131 माइनस 70, 61 करोड़ लोगों के अकाउंट होंगे। 60 करोड़ लोगों के तो होंगे। 60 करोड़ इंटू 20 रुपीज, दिस इज द रेवेन्यू। समझ आ गई बात? दिस इज क्वार्टरली रेवेन्यू। समझ आ गई बात? तो बहुत होता है, इसीलिए हमें लगता है कि नॉमिनल है, क्योंकि हम अपने लिए सोचते हैं। ओवरऑल इट इज अ वेरी बिग फिगर। चलो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, पहला हो गया ट्रांसफर फंड्स। दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ध्यान से समझना बेटा, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम मतलब आप कभी आपकी कहीं से पेमेंट आनी है, लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए, उस पर डिविडेंड आना है। क्या डिविडेंड लेने हम जाते हैं कंपनी के ऑफिस, या वो हमारे अकाउंट में आता है? हमारे अकाउंट में। तो हमारे अकाउंट में आने का मतलब हमारा बैंक उस कंपनी से कलेक्ट कर रहा है, तो वो कलेक्शन। और हमने कुछ बिल्स देने होते हैं, लाइक अभी मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, तो मैंने बैंक में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हर क्वार्टर में मेरे इतनी पेमेंट पॉलिसी की डिडक्ट हो जाए, तो वो मेरे बिहाफ पे पेमेंट भी करते हैं। बट जब वो कलेक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं, उसमें आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस, 50 पैसा या 1 रुपी। अब इतने छोटे चार्जेस के लिए इंसान क्या कहता है, यार इतनी जा रहा खर्चा हो ही रहा है, 1 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो मेरा आने जाने का इससे कई गुना ज्यादा लग जाएगा, दे दो। तो वो जो पेमेंट, वो जो पैसे बैंक चार्ज कर रहा है, वो बेसिकली कर क्या रहा है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर रहा है, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर में भी कमीशन चार्ज करी, मेरे लिए पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, उसमें कमीशन चार्ज करी, मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, उसमें भी कमीशन चार्ज करी। तो समझ आ गई? एज एन एजेंट वो 2 फंक्शन, पहला ट्रांसफर ऑफ फंड्स, दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अगर आप लॉजिकली सोचे, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम भी तो ट्रांसफर ही है बेसिकली। अब इन्होंने ट्रांसफर को अलग क्यों लिखा? कह रहे ट्रांसफर का मतलब एक इंडिविजुअल के अकाउंट से दूसरे इंडिविजुअल के अकाउंट में, वो तो हो गया ट्रांसफर। एक इंडिविजुअल के अकाउंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, वो क्या हो गया, पेमेंट। उसको ट्रांसफर नहीं कह रहे, उसको पेमेंट। और एक कंपनी के अकाउंट से इंडिविजुअल के अकाउंट में, उसको क्या बोला, कलेक्शन। समझ रहे हो? उसने नाम बदल दिए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट इज ट्रांसफर, इंडिविजुअल टू कंपनी तो क्या हो गया, पेमेंट, कंपनी टू इंडिविजुअल कलेक्शन।
हर एक पे वो कमीशन चार्ज करते हैं अपने, ठीक है। कौन सा है? पॉइंट नंबर 3, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता होगा शायद कि अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी अवेलेबल है और आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक उसकी भी कमीशन चार्ज करता है, कन्वर्जन की। कैसी कमीशन चार्ज करता है कन्वर्जन की, हमें तो वो पता भी नहीं लगती कि बैंक ने वो चार्ज कर ली। मार्केट में सपोज $1 इज इक्वल्स टू रुपीज, अभी का रेट चल रहा है 75.25, ठीक है। आप अगर ये करंट रेट है, आप टीवी में अगर चेक करेंगे तो सपोज दिस इज द करंट रेट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट करंट रेट, ठीक है। अभी सपोज ये मार्केट रेट चल रहा है, आप बैंक में जाते हैं खरीदने के लिए, क्या कर रहे हैं, डॉलर खरीदना चाहते हैं आप, तो बैंक आपको रेट पता है क्या कोट करेगा, आपको रेट कोट करेगा 75 रुपीज 40 पैसा। आप खरीद रहे हैं ना, बैंक बेच रहा है तो वो महंगा बेचेगा ना, 15 पैसे अपनी कमीशन चार्ज कर ली उसने, ठीक है। तो दिस इज द सेल रेट फॉर बैंक, आपके लिए बाइंग रेट है। अब हम बैंक के हिसाब से बता रहे हैं ना, बैंक कितने में बेचेगा, भले ही करंट रेट ही चल रहा है। आप अगर बेचने जाते हैं तो बैंक आपसे खरीदेगा, पता कितने खरीदेगा, 75 रुपीज 10 पैसा, इतने में वो परचेज करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आगे 75-25 में बेचेगा पर बीच में अपनी 15 पैसे की कमीशन रखेगा ना, तो वो जो बीच में कमीशन चार्ज कर रहा है दैट इज द एजेंसी फंक्शन, क्योंकि उसका काम ही एजेंट का है। तो एज एन एजेंट हमने 3 काम पढ़ लिए बैंक के। सबसे पहला क्या, ट्रांसफर फंड, दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, तीसरा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स। आपको बताया था बिजनेस में कि कोई भी शेयर आपने अगर किसी कंपनी के खरीदने हैं, इंडिया में शेयर्स की डीलिंग आप कंपनी से डायरेक्टली नहीं कर सकते, बीच में एक ब्रोकर का होना जरूरी है। और वो ब्रोकर कौन होता था, बैंक होता था। हमने बिजनेस में पढ़ा था कि वो हमेशा इंटरमीडियरी एक रजिस्टर्ड बैंक होगा, तो वो बैंक वो शेयर परचेज सेल कराने में भी आपसे कमीशन चार्ज करता है। तो एज एन एजेंट ये चौथा काम है। पांचवा काम एज एन एजेंट वो क्या करता है, वो आपको इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी भी देता है। बेटा आप अभी छोटे हैं, जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे या खुला होगा कुछ बच्चों का, बट बैंक डीलिंग जब आप करने जाएंगे और आपके अकाउंट में अगर पैसा बहुत है तो आपको बैंक एडवाइस पता क्या करेगा कि सर आप इसमें से कुछ पैसे की ये वाली पॉलिसी में एफडी करवा दें, आपको उससे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, इनकम टैक्स वरना बहुत पड़ जाएगा। तो वो इनकम टैक्स की एडवाइस देता है और कहता है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर लो, वरना सरकार आपसे इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगी। तो देखो क्या लिखते हैं, it also give advice to their customer on matters relating to income tax and even prepare their income tax returns. Clear? Point number 6 पढ़ने से पहले बताओ, एज एन एजेंट 5 फंक्शन हो गए, क्या क्या है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इनकम कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। अब है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। एज अ ट्रस्टी, एज अ एग्जीक्यूटर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जब किसी पर्सन का अकाउंट होता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने लॉकर भी खुलवा देते हैं, वहां पे लॉकर भी खुलवाते हैं। लॉकर फैसिलिटी आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो वाला पॉइंट। कुछ जो बुजुर्ग हैं जिनका अकाउंट भी है और उनका लॉकर भी है, वो अपने जो उनकी डीड होती है, विल जिसे हम कहते हैं, वसीयत, वो अपनी विल को बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं, कह रहे मेरी वसीयत बैंक रख लो, इस वसीयत में मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने सब डिस्क्लोज करी है, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आप एज एन एग्जीक्यूटर यानी कि एज अ एजेंट इसको जो मैंने लिखा है उसके नाम ट्रांसफर कर देना। अगर मेरे जीते जी ये विल किसी के हाथ में लग गई, लड़ेंगे। मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर करने की पावर बैंक के हाथ में दे दी कि बैंक इन लोगों के नाम ट्रांसफर करेगा। बैंक किसी के नाम भी नहीं कर सकता, किसके नाम करेगा, जिसके उस वसीयत में नाम लिखा है। तो बैंक ये काम भी करता है और बीच में अपनी कमीशन चार्ज करता है, पर जब वो ये काम करवाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी मतलब जिस पे विश्वास है और एग्जीक्यूटर मतलब जो उसे
स्टार्ट करवाएगा, मतलब जिसके लिए वो लिख के गया कि इसके नाम उसे, यस, उसके नाम उसे ट्रांसफर करवाने का काम भी करेगा वो, ठीक है। अब वो ये काम करवा रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, रजिस्ट्री वगैरह करवाएगा तो खर्चा तो होगा, तो उसको वो अपनी कमीशन चार्ज करेगा। फिर क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक प्रिजर्व्स, प्रिजर्व मतलब सेव करता है, द विल्स ऑफ देयर कस्टमर एज अ ट्रस्टी, ठीक है, अपने कस्टमर की विल को रखता है एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एन एग्जीक्यूटर, उनकी डेथ के बाद वो उसे एग्जीक्यूट यानी लागू भी करवाता है। लास्ट, लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है बेटा, कि कुछ कस्टमर अगर डीलिंग कर रहे हैं किसी और से, तो वो सामने वाले को विश्वास नहीं है कि इस बंदे को मैं 50 लाख या 10 लाख या 20 लाख का उधार दूं। अब वो क्या कहता है, अपनी क्रेडिट वर्दिनेस दिखाओ कि मैं आपको इतना उधार दे रहा हूं, क्या आप मेरे पेमेंट करने में कैपेबल भी हैं। तो बैंक क्या करता है, हमारे लिए एक रेफरेंस लेटर लिखता है, रेफरेंस लेटर उस पार्टी के नाम, कि हाँ भाई मैं रेफर कर रहा हूं, इस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, आप इसे उधार दे सकते हैं। क्यों, बैंक कैसे बता रहा है, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होगा, मेरी रेगुलर इतनी डीलिंग होती रहती है, नॉर्मल है, बट सामने वाला कैसे मान ले, मैं उसे बैंक स्टेटमेंट तो दूंगा नहीं अपनी, बट बैंक जब रेफरेंस लेटर देता है तो सामने वाला विश्वास करेगा क्योंकि उसमें बैंक की स्टैंप होगी, और बैंक कैसे करेगा ये सब कुछ, ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, जो बैंक रेफरेंस दे रहा है दैट इज लेटर ऑफ रेफरेंस। देखो क्या लिखते हैं, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर। आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों को देगा जिसको जरूरत होगी, और दूसरों की इंफॉर्मेशन जिसकी आपको चाहिए वो आपको भी देगा एज अ लेटर ऑफ रेफरेंस। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम। ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन हमने जो पढ़े, 3 पढ़े। सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा नहीं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने एजेंसी फंक्शन करे थे, एजेंसी फंक्शन में हमने 7 पार्ट पढ़े। देखो चैप्टर हमने टॉपिक पढ़ा, समझ सारा आया, कंफ्यूजन हो गया ना कौन सा पॉइंट कहां था, इसीलिए समरी जरूरी है। एज एन एजेंट वो 7 काम करता है, क्लियर। अब वो 7 काम आपको याद है। अब हम इसका लास्ट, अब देखो अगर आपने चार्ट बनाना है, देखो ये चार्ट बनाने का तरीका होता है, ये एजेंसी आ गया, एजेंसी के आगे आप 7 एरोज निकाल लें यहाँ पे। अब यहां पे आपका 4th आ जाएगा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन बेटा बहुत कम आते हैं एग्जाम में, फिर भी एक बार इसको सिर्फ हेडिंग से समझ लेते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। सबसे पहला जनरल यूटिलिटी में लॉकर फैसिलिटी। आप सब जानते हैं कि बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी देता है। दूसरा ट्रेवलर्स चेक, बैंक आपको एक ऐसा चेक देता है जो आप लेके ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी बैंक से जाके वो चेक दे के अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये इसलिए होता है कि जिन लोगों के पास एटीएम नहीं है, पुरानी बात है बेसिकली, जब एटीएम नहीं थे तो ट्रेवलर्स चेक लेके चलते थे हम। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, कहीं पे भी जाके किसी बैंक से जाके आप पैसे निकाल सकते हैं। बट अब ये क्या है, ट्रेवलर्स चेक की बजाय क्या हो गया, एटीएम। बट अगर आउट ऑफ इंडिया जाना है तो फिर भी अभी ट्रेवलर्स चेक चाहिए ना। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपका एटीएम थोड़ी काम करेगा दूसरे देश में जाके। आगे चलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। एलसी बोलते हैं, हमने बिजनेस में पढ़ा था इसे। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं या दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, जिस बंदे से आप गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, वो क्या कहेगा कि भैया मैं दूसरे देश में, आप दूसरे देश में, मैं आपको उधार पे गुड्स कैसे बेचूं। तो मैं क्या कहता हूं, मैं अपने बैंक से आपको एक लेटर लिखवा देता हूं कि मेरे बिहाफ पे मेरी गारंटी कौन ले लेगा, मेरा बैंक। अब बैंक की गारंटी आ गई तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, और सामने से आपको फंड्स इजीली मिल जाते हैं उधार पे, इजीली उधार पे आपको गुड्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी अभी बताया कि जो बैंक है वो आपके लिए आपकी सिक्योरिटीज को परचेज भी करता है और सेल भी करता है एज एन अंडरराइटर। खुद ही बता दिया अंडरराइटर कौन होता है, जो कमीशन चार्ज करे, तो वो अंडरराइटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और लास्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारी सोसाइटी में कितनी इनकम जनरेट हुई है इस साल या कितना खर्चा हुआ है,
उसका पूरा रिकॉर्ड, सबसे अच्छा रिकॉर्ड कौन देता है? बैंक। क्यों? जितनी भी इनकम हुई है सबके अकाउंटों में आई होंगी, और जितने भी खर्चे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने तो इनकम कमाई नहीं, तेरे अकाउंट में जो पैसे आए थे वो तेरी इनकम ही थी। समझ रहे हो बात को? तो सबसे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स कौन देता है हमें? बैंक्स। तो ये हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिससे आपको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी पता चलती है। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन हमारे 5 है। एक बार हेडिंग जिसे याद कर ले। लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक मिनट यहीं तक, 3 लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट। दोबारा से, लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर उसके बाद अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहीं तक करेंगे। कल हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्वेश्चन हम कह सकते हैं 100% पेपर में आना ही है इस बार, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।